हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ऑडियो और वीडियो क्लियर होगा, सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो। और अपनी प्यारी सी 360 डिग्री आर्मी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ठीक है भाई, नया हफ्ता है, सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बच्चों। और हमेशा क्लास की शुरुआत में आप लोगों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसा जैसा हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा, एक सवाल भी हमारे पढ़ाए हुए नोट्स के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, तो हम लोग का आज लेक्चर 3 है बच्चों, शरीर, द्रव्य और परिसंचरण का। याद करो, लास्ट लेक्चर में अपन WBCs की बात कर रहे थे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग WBCs यानी श्वेत रक्ताणु कोशिकाओं की बात कर रहे थे। ठीक है, श्वेत रक्ताणु कोशिकाओं की बात कर रहे थे। उसके बाद आज हम फिर प्लेटलेट्स की बात भी करेंगे बच्चों, और रुधिर स्कंदन की बात भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम रुधिर का टॉपिक जो है, ब्लड जो है बेटा, वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलो यार, लास्ट क्लास में याद करो, लास्ट क्लास में अपन WBCs की बात कर रहे थे यार। लास्ट लेक्चर में अपन WBCs की बात कर रहे थे, श्वेत रक्ताणु कोशिकाओं की, श्वेत रक्ताणु कोशिकाओं की बात कर रहे थे। और हम लोगों ने ग्रैन्युलोसाइट्स देख लिए थे बच्चों। आज हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करेंगे, यानी अकणधारी कोशिकाओं की। है ना भाई? तो हमारे पास देखो बच्चों, हमने न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इएसिनोफिल्स तो पढ़ लिए थे। तो आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? ए ग्रैन्युलोसाइट्स, अकणधारी कोशिकाओं की, अकणधारी कोशिकाओं की। बेटा हिपैरिन एक्टिव ही रहता है, बेटा हिपैरिन एक्टिव रहता है। हिपैरिन खून का थक्का बनने से रोकता है बेटा, वो खून का थक्का नहीं बनने देता वाहिकाओं के अंदर। अब देखो यार, अकणधारी कोशिकाओं में अपने पास सबसे पहले क्या आएंगे? सबसे पहले अपने पास आते हैं बच्चों इसमें मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स है ना, सबसे पहले कौन से आते हैं बच्चों अपने पास? मोनोसाइट्स। ये बड़े, सबसे पहले मोनोसाइट्स आते हैं बच्चों। ये बड़े WBCs होते हैं और इनमें सेम आकार, किडनी आकार का केंद्रक होता है बच्चों। इनमें किडनी आकार का केंद्रक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बड़े WBCs होते हैं। तथा इनमें किडनी या सेम आकार का केंद्रक होता है। समझ गए? तो अपने पास मोनोसाइट्स बड़े WBCs होंगे बच्चों, और इनमें हां बिल्कुल 6 से 8% होते हैं। टोटल WBCs के 6 से 8% होते हैं बच्चों, और इसमें किडनी आकार का केंद्रक होता है। किडनी या सेम आकार का केंद्रक होगा बच्चों। ठीक है, अब सुन लो, अब मोनोसाइट्स का कार्य भी क्या होता है बच्चों? इनका कार्य भी क्या होगा? मोनोसाइट्स का कार्य भी क्या होगा बच्चों? ये भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं। ये भक्षाणु कोशिकाएं यानी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं बच्चों। मतलब ये भी क्या करते हैं बच्चों? ये रुधिर में घूमते रहते हैं। ठीक है बेटा, सुभाष जी क्वेश्चन सारे PYQs एक साथ कराता हूं ना बेटा। चैप्टर खत्म होने के बाद सारे PYQs कराऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी सुभाष जी। अब सुनो, तो ये रुधिर में बहते रहते हैं बच्चों, ये रुधिर में घूमते रहते हैं, और रुधिर में घूमकर कोई भी बैक्टीरिया या विषाणु को खा जाते हैं। बैक्टीरिया या विषाणु को खा जाते हैं। तो ये भक्षाणु कोशिकाएं हैं। ये भक्षाणु कोशिकाएं होती है बच्चों, मोनोसाइट्स। क्लियर बात है? अब सुनो, एक विशेष, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखना, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सुनना। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, सुनना,
ये रुधिर में बहते रहते हैं बच्चों, और कुछ समय के बाद ये उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं। खास बात क्या है बच्चों, ये मोनोसाइट्स जो है ना, ये मोनोसाइट्स रुधिर से होते हुए उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं तो इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं बच्चों। समझ गए? तो अपने पास मोनोसाइट्स के बारे में एक नोट क्या याद रखना है बच्चों, जब मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश करते हैं, समझ रहे हो? जब मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। समझ गए? देखो भाई, मोनोसाइट्स तो रुधिर में है बच्चों, वापस सुन लेना। सर मोनोसाइट्स तो होते हैं, ये तो रुधिर में बहते रहते हैं, ये रुधिर में बहते रहते हैं। जब कुछ मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश कर देते हैं, जब कुछ मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश कर देते हैं बच्चों, तो उत्तकों में प्रवेश करने के बाद उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। समझ गए? तो जब मोनोसाइट्स किसमें, जब मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? मैक्रोफेजेस कहते हैं। हां, तो उत्तकों में प्रवेश करने के बाद इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो कुछ, जैसे आपको कुछ मैक्रोफेजेस के उदाहरण भी बता देता हूं, कुछ मैक्रोफेजेस के उदाहरण भी बता देता हूं, कुछ मैक्रोफेजेस के उदाहरण बता देता हूं बच्चों। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया? यहां तक नोट कर लिया? तो अब सुनो, यहां पर कुछ मैक्रोफेजेस के उदाहरण। ठीक है, यहां पर कुछ मैक्रोफेजेस के उदाहरण बच्चों जो उत्तकों में। तो अपने पास देखो, यकृत के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना बच्चों, उनको कूपफर सेल्स कहते हैं। यकृत के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको कूपफर सेल्स कहते हैं। बोन्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। याद है बच्चों, ये अस्थियों के अपघटन वाली कोशिकाएं, ये अस्थियों के अपघटन वाली कोशिकाएं। ठीक है, मस्तिष्क में जो मैक्रोफेजेस होते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं माइक्रोग्लायोसाइट्स। समझ गए? तो ये कुछ उदाहरण है बच्चों, ये कुछ उदाहरण है। फेफड़ों के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको डस्ट सेल्स कहते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सुन लेना, नॉलेज के लिए। ठीक है, ये मैक्रोफेजेस के उदाहरण है बच्चों। यकृत के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको कूपफर सेल्स कहते हैं। अस्थियों के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट। मस्तिष्क के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं माइक्रोग्लायोसाइट्स, और फेफड़ों के अंदर डस्ट सेल्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटो, लेकिन इंफॉर्मेशन देखो यार, मानव कार्य की आपको को एक्सपर्ट बना दूंगा, आप लोगों को एक्सपर्ट बना दूंगा। कहीं से भी आप तुलना कर लेना, जो कंटेंट आपको जूलॉजी में मिलेगा वो कंटेंट आप तैयार कर लेना बेटा, हमेशा काम आएगा जिंदगी भर। तो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस क्या होते हैं बच्चों? जब मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश करते हैं, जब मोनोसाइट्स उत्तकों में प्रवेश करते हैं तो उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं बच्चों। अरे माहिर मलिक जी, बहुत बहुत बढ़िया बेटा यार, ये टर्म्स तो अंग्रेजी में याद रखो बेटा, एमबीबीएस भी आपके अंग्रेजी में होगी, इनको यही कहेंगे बेटा,
इनकी अंग्रेजी ही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी सब हिंदी में लिखता ही हूं बेटा। ठीक है, तो अपने पास मोनोसाइट्स हो गए भाई, मोनोसाइट्स हमने देख लिया। अब दूसरा बच्चों, अब मोनोसाइट्स के बाद दूसरा, अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम लिम्फोसाइट्स। अब ए ग्रैन्युलोसाइट्स में देखो, मोनोसाइट्स हमने देख लिए। अब मोनोसाइट्स के बाद दूसरे आते हैं बच्चों लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स या जिसको लसिका कोशिका भी कहते हैं बच्चों। अब अपने पास आ जाते हैं दूसरे लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना भाई, ये दो प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होंगे, बी और टी। अब इसमें क्या मतलब होता है बच्चों? बी लिम्फोसाइट्स का क्या मतलब होता है? बी लिम्फोसाइट्स का मतलब है बच्चों इनका निर्माण और परिपक्वन। इनका निर्माण एवं परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। यार देखो सर, सारी रुधिर कोशिकाएं अस्थि मज्जा में ही बनती हैं। सारे के सारे रुधिर कोशिकाएं कहां बनती है? अस्थि मज्जा में। तो बी लिम्फोसाइट्स का मतलब इनका निर्माण और परिपक्वन अस्थि मज्जा में होगा। टी लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इनका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन परिपक्वन थाइमस में होता है बच्चों। परिपक्वन थाइमस में होता है। परिपक्वन टी का मतलब ही होता है बच्चों थाइमस। थाइमस ग्रंथि हम पढ़ेंगे आगे। टी का मतलब कौन सी ग्रंथि है बच्चों? ये थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि है, तो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होगा। देखो यार, सारी रुधिर कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। सारी रुधिर कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन परिपक्वन थाइमस में होगा। परिपक्वन थाइमस में होगा। टी का मतलब थाइमस रहता है बच्चों। परिपक्वन का मतलब है बेटा ये बड़े होते हैं। निर्माण का मतलब पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद परिपक्वन का मतलब है सक्रिय होना। परिपक्वन का मतलब होता है सक्रिय हो जाना। तो सक्रिय होने के लिए थाइमस जाते हैं। और देखो 12th में अपने पास मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर है। 12th में अपने पास मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, उसमें ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स वापस पढ़ेंगे अपन। प्रतिरक्षा में काम करते हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, आपको पता है। ये बी लिम्फोसाइट्स ही प्रतिरक्षक एंटीबॉडीज बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स ये भी प्रतिरक्षा में काम करते हैं। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। 360 डिग्री तैयारी करो, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करो। ये टी लिम्फोसाइट्स कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में काम करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और बी लिम्फोसाइट्स तरल प्रतिरक्षा में काम करते हैं, एंटीबॉडीज का स्त्रावन करते हैं। ये सब 12th के मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर में। भूपेंद्र जी 180 लाने के लिए बेटा लेक्चर देखो, नोट्स तैयार करो। नोट्स के बाहर एक सवाल नहीं जाएगा, पूरे नंबर आएंगे, विश्वास दिलाता हूं। रोजी रोटी है बेटा मेरी ये मार्कर।
रोजी रोटी है, लिख रहा हूं, इसी से तनख्वाह मिलती है आपको पढ़ाकर। एक सवाल भी नोट्स के बाहर नहीं जाने दूंगा, एक सवाल भी। बेटा अस्थि मज्जा लाल होती है, बेटा लाल अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाएं बनती हैं, पीली अस्थि मज्जा में वसा संग्रह होता है। यह उत्तकों में बता रखा है मैंने। क्लियर बात है भाई? तो अपने पास WBCs हमने पूरे देख लिए भाई। WBCs बेटा यहां पर बी का मतलब होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। देखो बी से बोन मैरो भी होता है और बी से बर्सा ऑफ फैब्रिकस भी होता है। पक्षियों के अंदर अस्थियां जो होती है ना, बर्ड्स के अंदर, पक्षियों के अंदर अस्थि मज्जा को बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहते हैं। तो वहां से यह बी शब्द आया है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, क्योंकि इनकी खोज पक्षियों में हुई थी। ठीक है? हां बेटा टी सेल्स, ईशू जी टी सेल्स कैंसर भी मारता है, विषाणु को भी मारता है। चलो तो अपने पास WBCs पूरे हो गए बच्चों। अब तीसरे प्रकार की कोशिकाएं, तीसरे प्रकार की रुधिर कोशिकाएं कौन सी आएंगी बच्चों? अब प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं या जिनको हम बिंबाणु भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब अपने पास कौन सी कोशिकाएं आ गई? कौन सी कोशिकाएं आ गई? बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों अब थ्रोम्बोसाइट्स, इनकी सामान्य संख्या कितनी होती है? इनकी सामान्य संख्या, प्लेटिलेट्स की सामान्य संख्या बच्चों 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। सबसे ज्यादा आरबीसीज थे, आरबीसीज 50 से 55 लाख, आरबीसीज 50 से 55 लाख, WBCs 6 से 8,000 और बिंबाणु की सामान्य संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख। फिर इनका जीवन काल कितना होता है भाई? इनका जीवन काल 8 से 9 दिनों का, इनका जीवन काल 8 से 9 दिनों का, 8 से 9 दिनों का जीवन काल होता है बच्चों इनका। अब ये बनते कैसे? सुनो, सुनना बच्चों क्या होता है देखो। अब मैंने कहा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा के अंदर ध्यान से समझना, यह अस्थि मज्जा के अंदर एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। सुनना बच्चों, यह अस्थि मज्जा है, यह अस्थि मज्जा होता है। यह अस्थि मज्जा के अंदर एक बड़ी कोशिका होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर एक बड़ी कोशिका होती है, बड़े केंद्रक वाली कोशिका, मेगा। मेगा का मतलब बड़ी, मेगा का मतलब बड़ी, कैरियो का मतलब केंद्रक, बड़े केंद्रक वाली कोशिका। अब इसका क्या होता है बच्चों? इसका होता है खंडन, मतलब इसके होते हैं टुकड़े। समझ रहे हो? इसके क्या होते हैं बच्चों? टुकड़े। इसके क्या होते हैं? टुकड़े। इसके होते हैं टुकड़े और इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटिलेट्स हैं बच्चों। तो प्लेटिलेट्स कैसे बन रहे हैं? प्लेटिलेट्स बड़ी कोशिका होती है बच्चों, बड़ी कोशिका होती है मेगा कैरियोसाइट्स, उसके टुकड़े होते हैं और उसके टुकड़े से थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है? प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स
मेगा कैरियोसाइट्स के खंडन से निर्मित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े होंगे और मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े होने पर आपके पास थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं बच्चों। क्लियर है बात? यहां तक सबको क्लियर है? बता दो एक बार। अब काम क्या करेंगे बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स काम क्या करेंगे, कौन बताएगा? थ्रोम्बोसाइट्स काम क्या करेंगे, कौन बताएगा? तो सर ये सक्रिय होने पर काम क्या करेंगे बच्चों? ये सक्रिय होकर रुधिर का थक्का बनाने में काम करेंगे। बिल्कुल, ये रुधिर स्कंदन में काम करेंगे बच्चों। ये रुधिर स्कंदन में, प्रतिरक्षा में काम नहीं करते बेटा। प्रतिरक्षा में डब्ल्यूबीसीज काम करते हैं। प्रतिरक्षा में डब्ल्यूबीसीज काम करते हैं। बिंबा प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स का कार्य होता है बच्चों रुधिर स्कंदन में। तो अब कार्य क्या हो गया? सक्रिय होने पर प्लेटिलेट्स रुधिर स्कंदन में कार्य करते हैं। सक्रिय होने पर प्लेटिलेट्स किसमें काम करेंगे बच्चों? रुधिर स्कंदन में। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बताओ, सुनो, अगर इनकी कमी हो जाती है बच्चों, मुझे बताओ, अगर आपके शरीर में प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाती है, अगर हमारे शरीर में सर प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो सर ब्लीडिंग होगी, क्योंकि रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा, तो ब्लीडिंग होगी, रक्तस्राव होगा। समझ रहे हो भाई? अगर कमी हो गई बिंबाणु या प्लेटिलेट्स की तो क्या होगा सर? तो प्लेटिलेट्स की कमी हो जाने को बच्चों कहते हैं थ्रोम्बोपीनिया। समझ गए? प्लेटिलेट्स की कमी हो जाती है तो उस लक्षण को क्या कहते हैं बच्चों? थ्रोम्बोपीनिया। तो प्लेटिलेट्स की कमी हो जाने पर रुधिर स्त्राव या ब्लीडिंग होती है, क्योंकि थक्का नहीं बन पाता बच्चों। और एक बीमारी होती है डेंगू बीमारी का नाम सुना है बच्चों आपने? डेंगू बीमारी का नाम? डेंगू बीमारी में, हां, जो विषाणु से होती है, तो डेंगू बीमारी में प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू रोग में प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाती है। यार देखो, आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो यहां तक सबको क्लियर है? हां बेटा, अभी बताएंगे अपन ब्लड क्लॉटिंग, नेक्स्ट टॉपिक ही वही है। तो प्लेटिलेट्स की कमी हो जाने पर रुधिर स्त्राव यानी ब्लीडिंग होती है, और प्लेटिलेट्स की कमी को थ्रोम्बोपीनिया कहते हैं। प्लेटिलेट्स की कमी को थ्रोम्बोपीनिया कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक? अब एक पोल करते हैं बच्चों, फिर डाउट देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। पोल करते हैं, फिर आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर? रुधिर कोशिकाएं। अब आ जाओ, एक पोल करते हैं बच्चों।
इनमें भक्षाणु कोशिकाओं का उदाहरण करो बच्चों। भक्षाणु कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं? भक्षाणु कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं? इनमें से कौन सी कोशिकाओं का युग्मन जो है वो भक्षाणु? भक्षाणु का मतलब फैगोसाइटिक सेल्स। भक्षाणु मतलब फैगोसाइटिक सेल्स कौन से होते हैं बच्चों इसमें? भक्षाणु कोशिकाएं कौन सी होती हैं? भक्षाणु कोशिकाओं का उदाहरण 66% बच्चों ने सही जवाब दिया है भाई। भूपेंद्र जी हैं, आर्यन जी हैं, दिलकेश जी हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मी, निखिल, प्रवीण, प्रतीक, नीतू, पीएम, मनीष। बहुत बढ़िया बच्चों, इधर देखेंगे यार। बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स तो नहीं होते बच्चों। बेसोफिल्स तो हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का स्त्रावन करता है, प्रदाह शोध में काम करता है। एसिनोफिल्स एलर्जी में बढ़ जाती है। प्लेटलेट रुधिर स्कंदन में काम करता है। न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो मोनोसाइट्स होते हैं बच्चों, लेकिन लिम्फोसाइट्स नहीं होते। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये भक्षाणु कोशिकाएं हैं। आप समझ लेना, हमारे कौन से डब्ल्यूबीसी भक्षण में काम करते हैं? न्यूट्रोफिल सबसे प्रमुख और दूसरी मोनोसाइट्स, ये भक्षण में काम करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? एक बार आप डाउट देखते हैं बच्चों यहां तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग पे आएंगे। रूही जी, तबियत खराब हो गई बेटा, थोड़ा सा तबियत आप ठीक कर लीजिएगा बेटा। और रिकॉर्डेड वीडियोस सैटरडे संडे जब टाइम मिलता है ना बेटा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस आप जरूर देखिए, उससे बैकलॉग कवर हो जाएगा। ठीक है गोविंद जी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मिमिक्री हम कर देंगे यार, जैसा आप चाहोगे वैसी मिमिक्री आप कर देंगे। और साला मिमिक्री करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिमिक्री में बहुत सारी कर सकता हूं यार, जैसा चाहो वैसा चाहो वैसे भी मिमिक्री कर सकता हूं, मुझे मिमिक्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, मिमिक्री तो कर दूंगा यार, लेकिन सीखना भी तो जरूरी है। मानव कार्य की आपके जीवन भर काम आएगी, एक बार काम नहीं आएगी, जीवन भर काम आएगी। तो जीवन भर काम आएगी ना, तो उसको पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो। वाह, अच्छी तरह से पढ़ो ना यार, मन लगा के पढ़ो, अच्छी तरह सीखो। चलो दीपक जी, यार एक चीज सुन लो यार, देखो मैंने चीज आपको पहले भी बताई थी यार। देखो बेटा, हर शिक्षक का तरीका जो होता है ना वो अलग अलग होता है। मैंने आपसे पहले भी क्लास में कहा था, एनसीईआरटी रीडिंग बेटा एक चीज समझ लेना, हर बच्चे के पास एनसीईआरटी होती है, और एनसीईआरटी है ना रीडिंग आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं यहां पर आऊं और यहां पर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं बेटा, उससे आसान चीज कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा उसका क्या मतलब है बेटा। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अपने हाथ से नोट्स में लिखता हूं बेटा, और वो पॉइंट आप भी अपने नोट्स में लिखोगे तभी नंबर आएंगे बेटा। एनसीईआरटी की रीडिंग तो हर व्यक्ति कर लेगा, क्या होगा एनसीईआरटी की रीडिंग से बेटा? समझ, अपन हर चीज को समझ रहे हैं, हर पॉइंट को एनसीईआरटी का लिखवा देता हूं, ईमानदारी से देख लेना। अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा, श्वसन वाला चैप्टर पढ़ा अपन ने, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का मैंने छोड़ा है, दिल पे हाथ रख के बता देना बच्चों यार। देखो इतना आप लोगों के साथ जानना चाहता हूं, देखो अपना रिश्ता है ना, एक शिक्षक और एक टीचर, एक बच्चे का रिलेशनशिप दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी छुपी हुई है, आप लोगों की सफलता में हमारी सफलता है। तो ईमानदारी से हाथ जोड़ के दिल पे हाथ रख के बताना बच्चों, अपन ने पिछला चैप्टर श्वसन पढ़ा, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का ऐसा है जो नोट्स में नहीं मिलेगा, कोई ऐसा सवाल आप नहीं अटकोगे यार। और क्या बोलूं बेटा, पूरी कोशिश रहती है मैं आपको हर चीज हाथ से लिख दूं यार, आसान चीज है मेरे लिए। एनसीईआरटी की लेके आ जाओ सर, एनसीईआरटी क्या है बेटा, क्या मुश्किल है चीज मुझे बताओ। एनसीईआरटी के पैराग्राफ लेके आ जाऊंगा और उसको ऐसे बोलता रहूंगा, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उससे क्या फायदा, मजा है यार। हाथ से लिखो बेटा, और हाथ से लिखने का मजा है, एनसीईआरटी का निचोड़ घोल के पीने का मजा है बेटा। ठीक है बेटा, टाइफॉइड होने पर प्लेटलेट्स कम नहीं होते बेटा, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स कम होते हैं।
रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक क्यों नहीं होता युवराज जी? आरबीसी में केंद्रक नहीं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है बेटा, आरबीसी में केंद्रक नहीं है। हां बेटा, ईयरफोन लगा के पढ़ देख सकते हो। हां सत्यम जी, ये सेल के टुकड़े हैं बेटा, 8 से 9 दिन तक कार्यशील होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक हम किसकी बात करेंगे? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम किसकी बात, देखो ये रहे सारे रुधिर कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, देखो सेम आकार का केंद्रक है, ये किडनी जैसा, ये देखो इसमें, ये देखो किडनी जैसा केंद्रक है बच्चों, ये सेम आकार का केंद्रक है, मोनोसाइट्स। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चों? रुधिर स्कंदन। जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं, या रुधिर स्कंदन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम किसकी बात करेंगे? रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग की बच्चों। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझना बच्चों, भाई ब्लड क्लॉट कब होना चाहिए? रुधिर का थक्का कब बनना चाहिए बच्चों? रुधिर का थक्का कब बनना चाहिए? जब सर चोट लगे, जब चोट लगती है तब थक्का बनना चाहिए ना। जब आपके पास उत्तकों में या जब कहीं पर चोट लगेगी, चोट लगने पर क्या बनना चाहिए? थक्का बनना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज सुनो, रुधिर स्कंदन में आपको ध्यान में रखना है, सुन लो, एक चीज आपको बता रहा हूं। रुधिर स्कंदन में सबसे पहले, रुधिर स्कंदन में कौन सी कोशिका कार्य करती है? रुधिर स्कंदन में कौन सी कोशिका काम करेगी सर? प्लेटिलेट्स। रुधिर स्कंदन में कोशिका कौन सी काम करेगी सर? प्लेटिलेट्स। हम पढ़ेंगे एक एक करके। रुधिर स्कंदन में खनिज कौन सा काम करता है सर? कैल्शियम। रुधिर स्कंदन में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है सर? फाइब्रिनोजन। यानी कुल 13 स्कंदन कारक काम करते हैं वैसे तो, 13 स्कंदन कारक, और ये सब निष्क्रिय रूप में होते हैं बच्चों। ये सब निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। और विटामिन कौन सा काम करता है? सब बता दूंगा अभी एक एक करके। विटामिन के काम करता है। तो सबसे पहले एक एक करके चीज समझो। जब चोट लगती है तो बच्चों रुधिर का थक्का बनता है। रुधिर थक्के बनाने में कोशिका कौन सी काम करेगी? बिंबाणु। खनिज कौन से काम करेंगे? कैल्शियम। मुख्य प्रोटीन कौन सा काम करेगा? फाइब्रिनोजन। और विटामिन कौन से काम करेंगे? के। और कुल मिलाकर 13 स्कंदन कारक होते हैं बच्चों। कुल मिलाकर 13 स्कंदन कारक होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। आई समझ में? आई समझ में? अब एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कैसे काम होगा सर। ठीक है, तो रुधिर स्कंदन में कोशिका कौन सी काम करेगी? प्लेटिलेट्स। खनिज कौन से काम करेंगे? कैल्शियम। प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। 13 स्कंदन कारक होते हैं जो निष्क्रिय रूप में, और विटामिन कौन सा होता है? के। अब समझा रहा हूं आपको कैसे, अब आपको समझा रहा हूं। अरे राजेंद्र देवासी जी कहां रिकॉर्डिंग में हो यार, हम आपको ऐसे जीते जागते खेलते कूदते नहीं लग रहे हैं क्या? अब सुन लो, अब सुन लो, आ जाओ नेक्स्ट चीज सुनो। अब रुधिर स्कंदन में सुनो, सबसे पहले अगर मैंने कहा, अब समझ लेते हैं प्रक्रिया पूरी। मैंने आपसे कहा देखो सबसे पहले उत्तकों में चोट लगती है। मान लो उत्तकों में कोई चोट लगी बच्चों या इंजरी हुई, उत्तकों में कोई चोट लगेगी, जब चोट लगेगी इंजरी होगी तभी तो रुधिर स्कंदन होना चाहिए, है ना। तो उत्तकों में चोट या इंजरी लगेगी ना बच्चों,
तो आपको पता होना चाहिए किनका स्त्रावन, कौन सक्रिय होंगे, प्लेटिलेट सक्रिय होंगे। ठीक है, तो जब किसी भी उत्तक में चोट लगेगी, उत्तकों में चोट लगने पर, उत्तकों में चोट लगने पर प्लेटिलेट सक्रिय होंगे बच्चों, और प्लेटिलेट सक्रिय होंगे तो उनसे क्या स्त्रावन होगा, सुनना। प्लेटिलेट्स किसका स्त्रावन करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन करते हैं बच्चों। जब उत्तकों में चोट लगती है, उत्तकों में चोट लगने पर प्लेटिलेट सक्रिय हो जाते हैं। प्लेटिलेट सक्रिय होते हैं तो उनसे बच्चों थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन होता है। बिल्कुल होता है सर। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर बच्चों, कैल्शियम के साथ मिलकर, थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करेंगे, वो करते हैं सर प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय होता है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय होता है और थ्रोम्बिन जो होता है वो सक्रिय होता है। और अब ये थ्रोम्बिन सक्रिय हो गया, ये थ्रोम्बिन सक्रिय हो गया बच्चों। थ्रोम्बिन सक्रिय होने के बाद क्या करता है, थ्रोम्बिन सक्रिय होने के बाद क्या करता है, निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को, निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को सक्रिय फाइब्रिन यानी थक्के में बदल देता है बच्चों। जो थक्का बनता है ना वो फाइब्रिन का बनता है, जो थक्का बनता है वो फाइब्रिन का बनता है, जो थक्का बनता है वो फाइब्रिन का बनता है बच्चों। देखो सुनो अब क्या हो रहा है, वापस सुनना। देखो ये पूरा एक क्रमबद्ध रूप से होता है। सुनो, जब रुधिर स्कंदन हो रहा है ना बच्चों, तो रुधिर स्कंदन एक क्रमबद्ध रूप से हो रहा है, इसको कैस्केड कहते हैं। एक सक्रिय होता है वो दूसरे को सक्रिय करता है, दूसरा सक्रिय होता है वो तीसरे को सक्रिय करता है। ये कैस्केड है, एक क्रमबद्ध रूप में हो रहा है, एक क्रमबद्ध रूप में हो रहा है। ये कैस्केड है, एक सक्रिय होता है वो दूसरे को करता है, दूसरा सक्रिय होता है तीसरे को करता है। तो वापस सुनो, वापस सुनो क्या हो रहा है। सर उत्तकों में चोट लगती है, चोट लगने पर प्लेटिलेट सक्रिय होंगे सर, प्लेटिलेट सक्रिय होंगे तो वो किसका स्त्रावन करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावन होगा। ये थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेंगे। और थ्रोम्बिन सक्रिय होने के बाद बच्चों, थ्रोम्बिन सक्रिय होने पर निष्क्रिय फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का थक्का बनाएगा। समझ गए। अब साहब बोलोगे सर ये कहां बनते हैं सब, ये प्रोथ्रोम्बिन सुन लो। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण विटामिन के से होता है। विटामिन के किसका संश्लेषण करता है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन का, और लिवर में होता है, लिवर या यकृत में होता है बच्चों। याद रखना ये सारे प्रोटीन्स, ये जितने सारे प्रोटीन्स हैं ये यकृत में बनते हैं। ये सारे प्रोटीन्स जो है ना बच्चों, रुधिर स्कंदन के सभी प्रोटीन्स, रुधिर स्कंदन के प्रोटीन्स यकृत में बनते हैं। रुधिर स्कंदन के प्रोटीन या कारक यकृत में संश्लेषित होते हैं। यकृत में संश्लेषित होते हैं, समझ गए। तो सर प्रोथ्रोम्बिन कहां बनेगा, यकृत में बनेगा। फाइब्रिनोजन कहां बनेगा, यकृत में बनेगा।
ये जितने प्रोटीन्स हैं, रुधिर स्कंदन वाले जितने प्रोटीन्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो यकृत या लिवर में बनते हैं बच्चों। तो अब सुनो, मैंने कहा था रुधिर स्कंदन में विटामिन के का काम क्या हुआ? सर, रुधिर स्कंदन में विटामिन के काम करता है। विटामिन के क्या कर रहा है? विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कर रहा है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कर रहा है यकृत में। और कैल्शियम क्या कर रहा है सर? कैल्शियम निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल रहा है। कैल्शियम क्या कर रहा है बच्चों? कैल्शियम निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर रहा है। और थ्रोम्बिन क्या कर रहा है सर? थ्रोम्बिन निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को सक्रिय फाइब्रिन में बदल देता है। आ गई बात सबको समझ में? अब देखो यार, वैसे तो एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, बट अगर आप 13 स्कंदन कारक के नाम जानना चाहते हो तो वो मैं लिखवा सकता हूं। अगर आप 13 स्कंदन कारक सुभाष जी बिल्कुल कर लेंगे बेटा, अपन जब पीवाईक्यूज करेंगे सब बता दूंगा बेटा, आप दिक्कत ही नहीं आएगी आपको कहीं पर भी। क्लियर है यहां तक बात? ये रुधिर स्कंदन का क्रमबद्ध तरीका, थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम क्या करेगा बच्चों? ये पूरा फ्लो चार्ट बता दिया। थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम मिलकर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलेंगे। सही बात है। और थ्रोम्बिन क्या करेगा सर? थ्रोम्बिन क्या कर रहा है? थ्रोम्बिन निष्क्रिय फाइब्रिनोजन से सक्रिय फाइब्रिन बना रहा है। ठीक है। अब देखो, स्कंदन कारक के आप नाम लिखना चाहते हो, मैं लिखवा देता हूं। अगर आप 13 स्कंदन कारक के, अगर आप 13 स्कंदन कारक के नाम लिखना चाहते हो, मैं लिखवा देता हूं। आ जाओ। अब वो 13 स्कंदन कारक जो हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, बट फिर भी आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं। अब देखो बच्चों, इसमें स्कंदन कारक फर्स्ट, पहला स्कंदन कारक होता है फाइब्रिनोजन। दूसरा स्कंदन कारक होता है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा स्कंदन कारक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा स्कंदन कारक होता है कैल्शियम। ये चार तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन को पता है ये 4 स्कंदन कारक। अब 5वां स्कंदन कारक प्रोएक्सेलरिन। 5वां स्कंदन कारक होता है बच्चों प्रोएक्सेलरिन। 6ठे स्कंदन कारक का कोई नाम नहीं होता। 7वां स्कंदन कारक होता है प्रोकन्वर्टिन। 8वां स्कंदन कारक एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। याद करो, 360 डिग्री तैयारी। हीमोफीलिया होता है बच्चों आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया में स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है। स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है, याद है? फिर स्कंदन कारक 9 क्रिसमस फैक्टर। फिर स्कंदन कारक 10 स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, 13 होते हैं ना बच्चों। फिर 11वां स्कंदन कारक, 11वां होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ठीक है, 12वां
हेगमैन फैक्टर और 13वां स्कंदन कारक फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये 13 स्कंदन कारक लिखा दिए बच्चों। मैं फिर बता रहा हूं काम के कौन से, वो टिक कर देता हूं। काम के फर्स्ट, काम के सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां, यही काम के हैं। काम के यही है बच्चों। सारे स्कंदन कारक पे सवाल नहीं बनता, याद रखना। फाइब्रिनोजन जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, ये 4। और हीमोफीलिया अपन पढ़ते हैं तो उसमें स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है। 9 क्रिसमस फैक्टर बेटा, 6 का नाम ही नहीं है। 6th स्कंदन कारक का कोई नाम नहीं होता बेटा। जो छठा स्कंदन कारक है ना, उसका कोई अलग से नाम नहीं होता, उसका नाम ही नहीं दिया है। जो टिक कर दिए बेटा वही याद रखना हूं। नहीं बेटा, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं आते हैं। एनसीईआरटी में फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है और कैल्शियम, ये 4 याद रखने। और 8वां याद रखना हीमोफीलिया। कारक 13 होते हैं, वो बता दिए बेटा। अरे मोहम्मद साद जी, हिंदी मीडियम तो बैच लिया है बेटा, थोड़ा सा अंग्रेजी टर्म्स है यार, क्या घबरा रहे हो यार। एक चीज याद रखना यार, हिंदी माध्यम के बच्चों कभी घबराओ मत यार। अरे सर हिंदी में लिया, हिंदी में लिखा दो इंग्लिश में, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, टर्म्स काम आएंगे आपके जीवन में। जीवन में काम ही आएंगे, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अपने पास सब क्लियर है बच्चों। अब एक सवाल करते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आओ पोल करते हैं, आओ। ठीक है, सही कथन का चयन करना है बच्चों, सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है।
सही कथन का चयन करना है बच्चों। आओ देखें। ओहो 52% ही भाई, फिरकी में फंस गए। लालचंद जी, भूपेंद्र, महादेव, मोहम्मद साद, नीरज, राघव, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आर्यन, रिशु, डीजे सर फैन। बढ़िया, भूपेंद्र जी हैं, आर्यन जी हैं, दिलकेश जी हैं। इधर देखो यार, पहला प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण रुधिर में होता है, गलत हो गया। प्रोथ्रोम्बिन यकृत में बनता है। दूसरा कैल्शियम सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन, अरे प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय नहीं होता बेटा, निष्क्रिय होता है। थ्रोम्बिन सक्रिय होता है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। कैल्शियम निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है, उल्टा लिख दिया। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है। थ्रोम्बिन सक्रिय होता है, तो यही सही हुआ ना। थ्रोम्बिन निष्क्रिय फाइब्रिनोजन से सक्रिय फाइब्रिन थक्के को परिवर्तित करता है। आ गई बात सबको समझ में। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है। थ्रोम्बिन सक्रिय होता है, ये रहा। देखो यार, प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय है और थ्रोम्बिन जो है वो सक्रिय होता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने ब्लड कंप्लीट कर लिया भाई, रुधिर के लक्षण अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाओ, अब अपन परिसंचरण तंत्र की बात चलेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? परिसंचरण तंत्र या सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब हम किसकी बात करेंगे? सर्क्यूलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र या सर्क्यूलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है बच्चों, एक ओपन और एक क्लोज्ड। एक खुला और एक बंद। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला और बंद। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का है बच्चों, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब क्या होता है बच्चों फर्क? क्या फर्क होता है बंद और खुले में बच्चों? यार देखो, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र अपन में होता है, अपने अंदर जो ब्लड होता है बच्चों, सोचो, अपने अंदर जो ब्लड होता है वो ऐसे खुले क्षेत्रों में प्रवाहित होता है सर, या रुधिर वाहिकाओं में होता है? बंद धमनियां, शिराएं, केशिकाएं होती है, बंद रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो हमारा रुधिर जो होता है वो बंद रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। समझ रहे हो बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम आगे कराऊंगा, अरे लिम्फेटिक सिस्टम अलग कराऊंगा बेटा। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र का मतलब है रुधिर या ब्लड बंद रुधिर वाहिकाओं के जाल में प्रवाहित होता है। है ना भाई? और खुले का मतलब है बच्चों, इसमें रुधिर वाहिकाएं विकसित नहीं होती। ओपन के अंदर रुधिर वाहिकाएं विकसित नहीं होती, तो अपन ने कहा था ना, रुधिर खुले क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। ओपन का मतलब है ब्लड मुख्यतः खुले क्षेत्र, जिनको साइनसिस कहते हैं, खुले क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। क्योंकि इनमें बंद रुधिर वाहिकाओं का जाल नहीं होता। बंद रुधिर वाहिकाओं का जाल नहीं होता। सही बात है। अब मुझे बताओ, इसमें अपन नियमन किसमें कर सकते हो? नियमन किसमें कर सकते हो? बंद प्रकार और खुले प्रकार में परिसंचरण तंत्र का नियमन किसमें हो सकता है? आप ब्लड का प्रवाह धीमा और तेज किसमें कर सकते हो? सर अपने अंदर।
अपने अंदर रुधिर वाहिकाओं को सिकोड़ दोगे तो ब्लड का फ्लो धीमा हो जाएगा। रुधिर वाहिकाओं को फैला दोगे तो रुधिर का प्रवाह तेज हो जाएगा। तो रुधिर के प्रवाह का नियमन कर सकते हैं। यहां पर तो खुले क्षेत्र में ब्लड प्रवाहित हो रहा है, नियमन नहीं कर सकते। दूसरा लक्षण, यहां पर नियमन संभव नहीं होता। और यहां पर रुधिर प्रवाह का नियमन संभव होता है। रुधिर प्रवाह जो है, ब्लड फ्लो नियमित हो सकता है। आप रुधिर प्रवाह को धीमा और तेज कर सकते हो, ब्लड फ्लो को आप धीमा और तेज कर सकते हो, खुले प्रकार में तो कर ही नहीं सकते बेटा। और सारा खेल उदाहरण का अपन ने पढ़ा था, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहां मिलता है? खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र बच्चों आर्थ्रोपोडा में। अपन ने पढ़ा था कॉकरोच में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में खुले प्रकार का होता है बच्चों। और यहां पर एनेलिडा, केचुए वाला संघ, और कॉर्डेट्स यानी रज्जुकीय जंतु में। सारे रज्जुकीय बच्चों, सारे रज्जुकीय मतलब मछलियां, उभयचर, सरीसर्प, पक्षी, मानव, सब में बंद होता है, सब में बंद। ठीक है भाई। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में तो खुले प्रकार का होगा बच्चों। ये अपन जंतु जगत में वापस पढ़ेंगे। जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, तो एनिमल किंगडम में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हां बेटा, हेमीकॉर्डेटा में भी खुले प्रकार का होता है। जंतु जगत में पढ़ेंगे, हेमीकॉर्डेटा में भी खुले प्रकार का होता है। वो अपन जंतु जगत में पढ़ेंगे विस्तार से। विस्तार से जंतु जगत में पढ़ेंगे, विस्तार से जंतु जगत में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? अरे ट्रिक विक मत करो यार, ट्रिक विक में मत फंसा करो, हमेशा कहता हूं। हां, मोलस्का में अपवाद होता है बेटा। मोलस्का के अंदर एक सिफेलोपोडा होते हैं, मोलस्का के अंदर ऑक्टोपस होता है, लॉलीगो होता है, सीपिया होता है ना? तो उसमें बंद प्रकार का होता है। सब लिखूंगा, जंतु जगत में बताऊंगा बेटा सब। यार आप टेंशन मत लो, याद रखना, सब कुछ बता दूंगा। मोलस्का में अपवाद होता है, सिफेलोपोडा वर्ग में, सब लिखवा दूंगा। ठीक है, बट यहां नहीं लिखेंगे यार, सब लिखवा दूंगा टाइम में। जंतु जगत में अपवाद भी लिखा दूंगा। मोलस्का में सिफेलोपोडा वर्ग होता है, उसमें ऑक्टोपस, लॉलीगो, सीपिया, उसमें बंद प्रकार का होता है। यार देखो यार, 19 साल जितने आप लोगों की उम्र है ना, उतना साल हो गया हमको बायोलॉजी पढ़ाते हुए। ठीक है, हिंदी मीडियम में इकलौता टीचर है जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ा रहा है, याद रखना। और आपको कमी नहीं महसूस होने दूंगा, कोई भी टॉपिक की कमी महसूस नहीं दूंगा। एनसीईआरटी को घोल के पिएंगे, याद रखना। ठीक है, चलें आगे। अब देखो यार, अब हम कशेरुकियों के हृदय पढ़ेंगे सबसे पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक किसकी बात करेंगे? कशेरुकियों के हृदय की। आगे चलें बच्चों, नोट कर लिया होगा। अब अपने पास कशेरुकियों के हृदय। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? कशेरुकी के हृदय की। ठीक है, तो अब अपने पास कशेरुकी के हृदय की बात हो रही है बच्चों। कशेरुकी के हृदय में हम सबसे पहले मछलियों का हृदय देखेंगे।
सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों? मछलियों के हृदय की। अब मछलियों के हृदय में बच्चों दो कोष्ठकीय हृदय होता है। मछलियों के हृदय में दो कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठीय हृदय। मछलियों का हृदय कितने कोष से बना है बच्चों? दो कोष्ठीय, एक आलिंद और एक निलय। ठीक है, तो देखो अगर मछलियों का हृदय बनाते हैं अपन, एक मिनट। मछलियों के हृदय में बच्चों एक आलिंद होता है और एक निलय होगा सर। ठीक है, अब सुनो क्या होगा, अब सुनो क्या होगा। अब इनके अंदर सर कैसा रुधिर आता है? इनके हृदय में अशुद्ध रुधिर आता है बच्चों, और ये अशुद्ध रुधिर, और इनका अशुद्ध रुधिर जो है बच्चों वो कहां जाता है? अब अशुद्ध रुधिर उत्तकों में तो जा नहीं सकता बच्चों, तो वो जाता है क्लोम में, मतलब गिल्स में। समझे? इनके अंदर अशुद्ध रुधिर क्लोम में जाता है बच्चों, गिल्स में। फिर गिल से ऑक्सीजन, गिल से CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, तो क्लोम से यह रुधिर शुद्ध हो जाता है। यानी क्लोम से अब शुद्ध रुधिर निकलता है बच्चों, और यह शुद्ध रुधिर उत्तकों और अंगों तक जाता है। समझ गए? और उत्तकों और अंगों से अशुद्ध रुधिर हृदय में आता है। यह मछलियों का परिसंचरण है, यह मछलियों का परिसंचरण है, समझ लो। 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 तो दो कोष्ठकीय हृदय है, आलिंद और निलय। अशुद्ध रुधिर आएगा बच्चों, देखो उत्तक और अंगों से अशुद्ध रुधिर आएगा, हृदय में जाएगा, हृदय से अशुद्ध रुधिर निकलेगा, क्लोम में जाएगा, क्लोम में रुधिर शुद्ध हो जाता है। क्लोम में रुधिर शुद्ध कैसे होता है भाई? क्लोम से CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। ठीक है, और ऑक्सीजन से रुधिर शुद्ध हो जाएगा, उत्तक अंगों तक जाएगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यह एकल परिसंचरण हुआ? अरे भाई मछलियों के अंदर, मछलियों के अंदर दोहरा परिसंचरण हो रहा है या एकल परिसंचरण हो रहा है? मछलियों के अंदर एक हो रहा है या दो? सर एकल परिसंचरण है, क्योंकि रुधिर एक ही बार हृदय में आता है, एक ही बार हृदय में आता है। ठीक है, फिर बच्चों देखो मछलियों के हृदय को हम क्या कहते हैं? मछलियों के हृदय को सर आप वीनस हार्ट कहते हैं, क्षीरीय हृदय कहते हैं। क्यों सर इसको वीनस हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, क्योंकि अशुद्ध रुधिर होता है। अरे यार मछलियों के हृदय में अशुद्ध रुधिर आ रहा है, इसलिए इसको वीनस हार्ट कहते हैं, और ब्रेकियल हार्ट भी कहते हैं बच्चों, ब्रेकियल हार्ट भी कहते हैं। ब्रेकियल हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका हृदय जो है, मछलियों का हृदय रुधिर को क्लोम में पंप करता है, हृदय रुधिर को क्लोम में पंप करता है। आ रही है बात सबको समझ में? आ रही है बात सबको समझ में? तो सुन लो वापस, मछलियों के हृदय की बात हो रही है। मछलियों के हृदय में क्या क्या लक्षण है? सर दो कोष्ठकीय हृदय है,
मछलियों में दो कोष्ठीय हृदय है, एक आलिंद और एक निलय। ठीक है, एक ही बार रुधिर हृदय में आता है, एक ही बार रुधिर हृदय में आता है तो एकल परिसंचरण कहेंगे सर। फिर हृदय में कौन सा रुधिर आ रहा है? मछलियों के हृदय में कौन सा रुधिर आ रहा है सर? अशुद्ध रुधिर आ रहा है। अशुद्ध रुधिर आ रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? क्षीरीय हृदय, क्योंकि मछलियों के हृदय में अशुद्ध रुधिर आता है। और फिर मछलियों का हृदय रुधिर को कहां पंप कर रहा है? मछलियों का हृदय रुधिर को क्लोम में पंप कर रहा है ना, उत्तकों में नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको ब्रैकियल हृदय कहते हैं। आई बात सबको समझ में? मछलियों का हृदय क्लियर? बेटा फाइब्रिनोजन आगे चलकर फाइब्रिन बनाता है सुभाष जी। फाइब्रिनोजन यकृत में बनता है और थ्रोम्बिन उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है बेटा। ठीक है सुभाष जी? तो मछलियों का हृदय क्लियर। अब मछलियों के बाद क्या आएगा भाई? उभयचर और सरीसर्प। उभयचर और सरीसर्प। बस इस टॉपिक के बाद पोल कराऊंगा बच्चों। तो मछलियों का हृदय क्लियर, आगे ले लूं? अब दूसरा आता है बच्चों अपने पास उभयचर और सरीसर्प का हृदय। उभयचर तथा सरीसर्प। सरीसर्प में किसको छोड़कर? क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्योंकि क्रोकोडाइल में अपवाद आएगा। तो हम अब किसकी बात करेंगे? उभयचर और सरीसर्प का हृदय, क्रोकोडाइल को हटाकर। तो इनमें कितने होता है बच्चों? 3 कोष्ठीय हृदय होता है। इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, मतलब अब 2 आलिंद आ गए। 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद और 1 निलय। कैसे? अब देखो यार, इनमें 2 आ गए आलिंद सर, एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। दायां आलिंद, बायां आलिंद और 1 निलय। ठीक है, मेंढक में पढ़ा था बच्चों। अब देखो इसमें सुनो, इसमें सर शुद्ध रुधिर बाय आलिंद में आता है। शुद्ध रुधिर बाय आलिंद से आता है। कहां से आएगा सर? ये या तो क्लोम से आएगा या फेफड़ों से आएगा या त्वचा से आएगा। तो क्लोम, फेफड़ों या त्वचा से शुद्ध रुधिर आएगा और अशुद्ध रुधिर अंगों से आएगा। है ना? तो अपने पास शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, क्लोम, फेफड़े या त्वचा से शुद्ध रुधिर पड़ेगा और दोनों मिक्स कहां हो जाएंगे? मुझे बताओ, दोनों रुधिर निलय में आएंगे। अब दोनों निलय में आएंगे तो रुधिर मिक्स कहां हो जाएंगे? निलय में। तो निलय के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर की मिक्सिंग हो जाती है और यह मिश्रित रुधिर ही अंगों या उत्तकों तक पहुंचता है।
हां, अंगों और उत्तकों तक क्या होता है बच्चों? मिक्स्ड, मिश्रित रुधिर पहुंचता है, मिश्रित रुधिर पहुंचता है बच्चों। तो अपने पास शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर आएगा, क्लोम, फेफड़े, त्वचा से शुद्ध रुधिर आता है बच्चों, और इनकी मिक्सिंग निलय में होती है और अंगों और उत्तकों तक मिक्स ब्लड पहुंचता है। तो सर कैसा हुआ ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण हुआ। ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है बच्चों। देखो, आ तो दो जगह से रहा है, आ तो दो जगह से रहा है, निकल एक जगह से रहा है। तो आ दो जगह से रहा है, शुद्ध रुधिर बाह्य आलिंद में आ रहा है, अशुद्ध रुधिर दाह्य आलिंद में आ रहा है, लेकिन निकल रहा एक निलय से है। तो यह अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है, यह अपने पास अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है, अपूर्ण है बेटा। इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है। और अपवाद क्या होता है सर इसमें? अपवाद होते हैं बच्चों क्रोकोडाइल्स तथा एलिगेटर्स। हां सर, मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल ये सरीसर्प में आते हैं। इनके अंदर 4 कोष्ठीय हृदय होता है बच्चों, अपवाद। इनमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, तो कौन से सरीसर्प अपवाद हो गए बच्चों? कौन से सरीसर्प हो गए? हां बेटा, डाउट देख रहा हूं एक टॉपिक के बाद, इस टॉपिक के बाद आपके डाउट्स ही देखूंगा। तो उभयचर और सरीसर्प में 3 कोष्ठीय हृदय होंगे, क्रोकोडाइल और एलिगेटर अपवाद होते हैं। क्लियर बात है? तो अब बच क्या गया बच्चों? पक्षी और सरीसर्प बच गए। इनमें वलय वलय नहीं होता बेटा, वलय अपन फिर मानव में पढ़ेंगे विस्तार से, है ना सुभाष जी? वलय वाला सिस्टम जो है ना, कपाट या वलय जो है, वो अपन सब मानव में पढ़ेंगे विस्तार से बेटा। ठीक है, क्लियर? अब पक्षी और स्तनधारी बच गए बच्चों। अब पक्षी और स्तनधारी बच गए। अब उभयचर सरीसर्प हो गए, अब पक्षी और स्तनधारी मतलब मानव। तो आगे ले लूं, नोट कर लिया सबने? तो अब अपने पास क्या आ गया बच्चों? अब पक्षी तथा स्तनधारी, है ना, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, इनके स्तनधारी, इनमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है बच्चों। ठीक है, इनमें अलग से 2 आलिंद होंगे, अलग से 2 निलय होंगे। बिल्कुल, हम पढ़ेंगे आगे, दोहरा परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, और शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिक्स नहीं होते। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर मिक्स नहीं होते, है ना भाई? अलग ही रहेगा पूरा सिस्टम ही।
भाई दाया आलिंद अलग, दाया निलय अलग, मैं बंद कर दूं आराम से, बाया आलिंद अलग, और बाया निलय अलग। ठीक है, इसमें अलग है बिल्कुल, कोई मिक्सिंग नहीं होगी बच्चों। अभी इनको विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर है भाई? इनमें अशुद्ध रुधिर अलग से आएगा, इनमें कोई लोड नहीं है। अशुद्ध रुधिर दाय आलिंद में आता है, दाय आलिंद से दाय निलय से निकलेगा। बाय आलिंद में हम पढ़ेंगे आगे, शुद्ध रुधिर आता है, वो बाय निलय से निकलेगा। ये विस्तार से पढ़ेंगे अभी अपन, आगे नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। बस इतना सबको क्लियर है? ये सब कशेरुकियों के हृदय, ये सब कशेरुकी के हृदय। अब एक पोल करते हैं, बिल्कुल पोल और डाउट्स देखते हैं बच्चों, पोल और डाउट्स देखते हैं, पोल और डाउट्स देखते हैं बच्चों। अब आओ, अब आओ मैच द कॉलम करना यार, सवाल आ जाओ। मैच द कॉलम करते हैं। ठीक है, आप लोग मैच करो भाई, ए बी सी और 1 2 3 में मैच करो। ए किसके साथ जाएगा, बी किसके साथ जाएगा, सी किसके साथ जाएगा, करो मैच, मैच करो भाई। बेटा आंसर सबका दे दिया तीना जी, मैच करो यार। पक्षी, उभयचर, मछली। पक्षी में क्या होगा भाई, पक्षी में क्या होगा बच्चों? सर पक्षी में दोहरा परिसंचरण, ए के साथ 2 जाएगा। उभयचर में सर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, B1 के साथ। और मछली में एकल परिसंचरण, C3 के साथ। सही बात है भाई? हां, तो एकल किसमें, दोहरा किसमें, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण किसमें, क्लियर बात है। अब एक बार डाउट देखते हैं बच्चों, आप लोगों क्या हो। ठीक है अजय जी, बेटा वैसे कॉकरोच पे सवाल नहीं आएंगे, बट फिर भी रीडिंग तो मार ही लेना बेटा एक बार। मोनोसाइट्स 2 से 10% होते हैं, नहीं बेटा, मोनोसाइट्स 6 से 8% होते हैं बेटा। वासव जी, मोनोसाइट सबका प्रतिशत मैंने पिछली क्लास में लिखा रखा है, मोनोसाइट 6 से 8%। ठीक है, मोनोसाइट्स रुधिर में मिलते हैं बेटा। गगन कुमार जी, मोनोसाइट्स रुधिर में प्रवाहित होते हैं, और जब वो उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। हां बजरंग जी, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं बेटा? जब मोनोसाइट्स रुधिर से उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं, जब मोनोसाइट्स रुधिर से उत्तकों में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं बेटा। उमंग जी सुन लो बेटा, अब सुन लो उमंग बेटा, आरबीसी का काम क्या है?
आरबीसी का काम है सर गैसों का परिवहन। गैसों के परिवहन के लिए उसको हीमोग्लोबिन चाहिए, और हीमोग्लोबिन उसके पास पर्याप्त मात्रा में है, और उसको कोई प्रोटीन नहीं चाहिए बेटा। आरबीसी को और कोई प्रोटीन चाहिए ही नहीं काम करने के लिए, हीमोग्लोबिन ही चाहिए बस। गुनगुन बेटा नीट का पेपर बाइलिंगुअल आता है बेटा, बाइलिंगुअल आता है बेटा नीट का पेपर। बेटा उमंग जी हाइपोक्सिया होने पर इरेथ्रोपोइटिन निकलता है। अब सुनो बेटा, 3 हार्मोन्स होते हैं जो आरबीसी उत्पादन को बढ़ाते हैं। इरेथ्रोपोइटिन जो किडनी से निकलता है बेटा, उसके अलावा कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन, ये हार्मोन्स जो होते हैं ना बेटा, ये भी आरबीसी उत्पादन बढ़ाते हैं। अब हार्मोन्स की क्रियाविधि कैसे काम करते हैं बेटा, ये तो अपन हार्मोन्स वाले चैप्टर में बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा बेटा, ठीक है। यहां बी का मतलब क्या होता है बेटा, बी का मतलब होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बी लिम्फोसाइट में बी का मतलब होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, और वो बोन मैरो से मेल खाता है, ठीक है। अवरुद्ध, किधर अवरुद्ध बेटा, थाइमस, अब पढ़ेंगे बेटा थाइमस, थायराइड कहां होते हैं। थाइमस ग्रंथि आपके सीने के, ये सीना है ना बेटा, ब्रेस्ट बोन जो होती है ना उसके पीछे होती है थाइमस, ठीक है, अपने महाधमनी हृदय के आगे की तरफ, ठीक है। अरे यार उन्नति जी मजे मत लो यार, पिजन के कितने पैर होते हैं यार, क्या मजे ले रहे हो यार। बेटा साइज किसी की याद नहीं रखनी है, ठीक है। हाँ नहीं हमीकेश जी बिल्कुल सही, साइज बेटा आरबीसी की याद रखनी है, क्योंकि वो कोशिका वाले चैप्टर में दे रखा है 7 माइक्रोन। 7 माइक्रोन आरबीसी की साइज दे रखी है बेटा, बाकी कोशिकाओं की साइज याद नहीं रखनी है आपको यार। कहां फालतू में तरीकों में फंस रहे हो बेटा, फालतू चीजों में मत फंसो यार। बेटा प्लेटिलेट का काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी मानेंगे चलेंगे अपन, एनसीईआरटी में 1.5 लाख से 3.5 लाख है। तो जो डेटा जो आंकड़े एनसीईआरटी में वही पढ़ेंगे ना बेटा। एनसीईआरटी में 1.5 लाख से 3.5 लाख लिखा हुआ है, एक्चुअल में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हो सकते हैं। ऐसे डब्ल्यूबीसी भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6,000 से 8,000, बट 6,000 से 10,000 तक भी हो सकते हैं। बट अपन को वो मान याद रखने बेटा जो एनसीईआरटी में, समझो, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में लिखा रखा है, ठीक है। हां बेटा बढ़ जाता है, नहीं होता उमंग जी, मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा आरबीसी बढ़ जाते हैं तो ब्लड की विस्कोसिटी कुछ समय तक नहीं बढ़ती बेटा, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हो। पर्वतीय क्षेत्रों में जब आप मूवमेंट करते हो ना, बहुत ज्यादा मूवमेंट ज्यादा करते हो, तो ब्लड फ्लो वैसे भी बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे, अब अपन मानव परिसंचरण तंत्र चालू करते हैं बच्चों, आ जाओ। अब अपन मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। तो हमारा जो मानव परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या क्या शामिल होगा बच्चों, मानव परिसंचरण तंत्र में क्या क्या शामिल होगा सर। मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय होगा, रुधिर वाहिकाओं का बंद जाल होगा और रुधिर। तो अपने पास मानव परिसंचरण तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होगा बच्चों, हृदय, रुधिर तथा बंद रुधिर वाहिकाओं का जाल। सही बात है। तो मानव परिसंचरण तंत्र में क्या क्या शामिल होगा बच्चों, मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर और बंद रुधिर वाहिकाओं का जाल सम्मिलित होता है। सही बात है। अब सबसे पहले इसमें अपन हृदय की बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले मानव हृदय की बात करेंगे बच्चों। हम सबसे पहले मानव हृदय की बात करेंगे।
मानव हृदय की उत्पत्ति कहां से होती है बच्चों? मीसोडर्म से। है ना भाई? हमारा जो हृदय होता है, हमारा हृदय किस जनन स्तर से विकसित होता है बच्चों? मीसोडर्म से। हमारा हृदय जो है वो मीसोडर्म से विकसित होता है, बिल्कुल सही। अब कहां पाया जाता है बच्चों? देखो हमारा हृदय सर ये वक्षीय गुहा है, वक्षीय गुहा है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा बाईं तरफ झुका रहता है। और साइज कितनी होती है बच्चों? बंद मुट्ठी जितनी। आपकी मुट्ठी को बंद कर लो, बंद मुट्ठी जितनी साइज होती है। और 250 से 350 ग्राम आपका भार होता है। तो अपने पास कहां पाया जाता है बच्चों? मानव हृदय कहां मिलेगा? वक्षीय गुहा में। दोनों लंग्स के बीच हल्का बाई तरफ मुड़ा हुआ है ना, हाइट हल्का बाई तरफ झुका हुआ। सही बात है। और इसकी साइज कितनी होती है बच्चों? बंद मुट्ठी जितनी। इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं क्लेंज्ड फिस्ट, मुट्ठी बंद। और इसका भार 250 से 350 ग्राम होता है बच्चों। है ना? आसान सी चीज है बच्चों। बंद मुट्ठी जितनी। बेटा ये देखो, अपने हाथ को बंद कर लो, मुट्ठी को बंद कर लो, इस साइज का हृदय होता है। हृदय, अपनी मुट्ठी को बंद कर लो बेटा, इस साइज का हृदय होता है, इस साइज का। इसको उदरीय गुहा नहीं बोलते बेटा, उदरीय गुहा नीचे होती है। मैंने आपको बताया था डायफ्राम होता है, डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर वक्षीय गुहा, डायफ्राम के नीचे उदरीय गुहा। जहां हमारा पेट है वो उदरीय गुहा होती है, और डायफ्राम के ऊपर जहां पे अपना सीना है वो वक्षीय गुहा है। ये बताया था बेटा मैंने। आई बात सबको समझ में? आई बात यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर? अब अपना जो हृदय होता है बच्चों, अब आ जाओ, यहां तक नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। अब जब अपन मानव का देखो हृदय तो बनाएंगे आगे। अब देखो सबसे पहले, ये आम लग रहा है सर, हृदय नहीं लग रहा, पर ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले सुरक्षा के लिए मानव हृदय को सुरक्षा के लिए एक द्विस्तरीय या द्विभित्ति वाली परत होती है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये क्या है सर? ये पेरिकार्डियम है। ये क्या है बच्चों? द्विस्तरीय या द्विभित्तीय। है ना? तो हमारे हृदय को सुरक्षित रखने के लिए, हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए द्विस्तरीय पेरिकार्डियम होती है। बिल्कुल होती है सर। और इसके भीतर क्या प्रवाहित होता है? इस पेरिकार्डियम के भीतर क्या प्रवाहित होगा सर? द्रव्य। इसके भीतर क्या प्रवाहित होता है सर? द्रव्य, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव्य। है ना? ये घर्षण कम करता है, ये घर्षण कम करेगा बच्चों, ये घर्षण को कम करेगा। तो अपने पास पॉइंट क्या आ गए?
ठीक है, तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया? मानव हृदय को सुरक्षित रखने में द्विस्तरीय या द्विभित्तीय पेरिकार्डियम कार्य करती है। और इस पेरिकार्डियम के भीतर पेरिकार्डियल द्रव्य प्रवाहित होता है। है ना? ये क्या करता है बच्चों? दोनों परत के मध्य घर्षण कम करता है। सही बात है, दोनों परत के मध्य घर्षण को कम करेगा भाई। तो अपने हृदय के बाहर, हां बेटा मैं तो समझा रहा हूं बेटा, अपने हृदय को सुरक्षित कौन करेगा? तो सुरक्षित रखने में द्विस्तरीय पेरिकार्डियम काम कर रही है यार। जैसे अपने को याद है बच्चों, फेफड़ों में द्विस्तरीय प्लूरल झिल्ली काम करती थी। जैसे फेफड़ों को सुरक्षा देने में द्विझिल्लीय, सही बात है। फिर नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? देखो नेक्स्ट चीज, अब इसके अंदर देखो यार, दो छोटे आलिंद काम करेंगे और दो बड़े निलय होंगे। अब देखो यार समझा रहा हूं तो इधर देखो, अब अपने हृदय में दो आलिंद होंगे, दायां आलिंद बायां आलिंद। आलिंद छोटे होंगे, निलय बड़े होंगे। आलिंद छोटे होंगे और निलय बड़े होंगे। आलिंद छोटे होंगे और निलय बड़े होंगे। आलिंद छोटे और निलय बड़े होंगे। आलिंद छोटे और निलय बड़े होंगे बच्चों। फिर देखो अब यहां पर दोनों आलिंद के भीतर, अब नेक्स्ट चीज समझना, यहां पर इधर आओ। अब दोनों आलिंद के भीतर एक पतली, ये देखो दोनों आलिंद के भीतर एक पतली भित्ति है। इसको अंतः आलिंद पट कहते हैं। इसको आप क्या कहोगे? अंतः आलिंद पट। अंतः आलिंद पट, ये दो आलिंद के बीच में, ये दो आलिंद के बीच में, ठीक है सर। फिर इसी तरह से अब दोनों निलय के बीच में, ये देखो मोटी है। अब दोनों निलय के मध्य ये मोटी, ये अंतः निलय पट्ट होगा। ये अंतः निलय पट्ट होगा। दोनों निलय के मध्य मोटी, ये मोटी भित्ति है, ये पतली है। दो आलिंद के बीच में पतली भित्ति है, अंतः आलिंद पट। दो आलिंद के बीच में मोटी भित्ति है, अंतः निलय पट। सही बात है। और आलिंद और निलय के मध्य, और सर अब ये आलिंद और निलय के मध्य मोटी, ये आलिंद और निलय के मध्य बच्चों, इसको एवी पट्ट कहते हैं। आलिंद और निलय के मध्य एवी पट्ट, है ना भाई? भाई चारों खंड अलग अलग होंगे, चारों खंड अलग अलग होंगे तो समझ गए।
चारों खंड अलग अलग होंगे वो बताएं बच्चों। दो छोटे आलिंद हैं, दोनों आलिंद के मध्य एक पतली अंत आलिंद पट्ट है। दो बड़े निलय हैं, दोनों निलय के मध्य एक अंत निलय पट्ट है, पेशी से मोटा। और आलिंद और निलय के बीच में, आलिंद और निलय के बीच में एवी पट्ट है, आलिंद निलय पट्ट है। तो ये पॉइंट लिख लूं, बस आज के लिए आखिरी पॉइंट लिखा रहा हूं बच्चों। तो मानव के हृदय में दो छोटे आलिंद तथा दो बड़े निलय होते हैं। ठीक है भाई, दो छोटे आलिंद और दो बड़े निलय होंगे। दोनों आलिंद के मध्य पतली भित्ति वाली अंतः आलिंद पट होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं इसको। ठीक है, फिर दोनों निलय के मध्य दोनों निलय के मध्य मोटी भित्ति वाली अंतः निलय पट्ट होती है। इसको हम इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम कहते हैं। और तीसरा, आलिंद और निलय के मध्य मोटी रेशिय एवी पट या एवी सेप्टम। आ गई बात सबको समझ में यार? ये तीनों लक्षण समझ आ गए? ये तीनों लक्षण समझ आ गए? ये तीनों लक्षण समझ आ गए? बता दो यार, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? नहीं बेटा, कपाट के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैंने कपाट नहीं बताए बेटो, पट बताएं। अभी मैंने कपाट नहीं बताए, द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, कपाट आज नहीं बता रहा सुभाष जी, कपाट के बारे में कल पढ़ेंगे, आज समय नहीं है यार। कपाट के बारे में कल पढ़ेंगे बच्चों, कपाट के बारे में विस्तार से कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे यार, बढ़िया आराम से। तो देखो यार, डीपीपी मिलने लग जाएगी, डीपीपी आज सॉल्व कर लेना। मॉड्यूल के अंदर आप ब्लड के सारे सवाल कर लेना बच्चों, ब्लड सेल्स के, रुधिर कोशिकाओं के सारे सवाल कर लेना, ब्लड क्लॉटिंग के सवाल कर लेना। जितना हमने पढ़ा है बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम, जो जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए बच्चों, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूं मेरा, नहाटा सर 360 डिग्री आर्मी। ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों, इससे जुड़ जाइएगा। और इंस्टाग्राम पे बच्चों, मैं नहाटा सर ऑफिशियल के नाम से मिल जाऊंगा। तो नहाटा सर ऑफिशियल के नाम से मिल जाऊंगा बच्चों। बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए,
अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।